डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल बाय जीवनलाल मौर्य सर में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर में आगे के पार्ट्स को, जिसमें हम आपको शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ और शुद्ध धारिती परिपथ के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद आप आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का आपका टॉपिक है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि एलआर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध तथा फेज आरेख, यानी एल आर परिपथ। अभी तक आप आर, एल और सी इनके अलग अलग परिपथ आरेख के मध्य कला संबंध, प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता के मध्य कला संबंध और फेज आरेख पढ़ चुके हैं। आज आप एल आर परिपथ के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें आता है कि जब किसी परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L जुड़े हों, जब किसी परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L जुड़े हैं या जुड़े हों और इसमें कोई प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार बने परिपथ को LR परिपथ कहते हैं। और यहाँ हम ज्ञात करेंगे कि इस परिपथ में वोल्टता तथा धारा के मध्य कला में क्या संबंध होगा तथा साथ ही इस परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के मध्य फेज डायग्राम भी आरेखित करेंगे। तो आप देखिए कि एलआर परिपथ में आप कैसे दोनों के मध्य संबंध और फेज डायग्राम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए देखिए, इसमें आपका है कि ये आपका परिपथ आरेख है। इस परिपथ आरेख में प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R, दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, दो प्रकार के धारा, और इसको जो है एक वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। इसका विभवांतर कैपिटल भी है। यहाँ नीचे आपको दिखाया गया है, एक वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया है जिसका विभवांतर कैपिटल भी है। यहाँ पे ये आपका जो है, यहाँ ऐसे नोटेशन होना चाहिए था, फिलहाल फिगर में छूट गया है। इसमें बीच में जो प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है और इस पे इसका प्रतिरोध विभवांतर, इस पे भी आर प्रतिरोध R और इसका विभवांतर भी L और प्रेरकत्व L है। इसमें I धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए आप LR परिपथ के लिए आप गणना करेंगे। आइए देखिए गणना क्या करते हैं। तो इसमें प्रत्यावर्ती स्रोत को चालू करने से, जैसे ही प्रत्यावर्ती स्रोत को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, प्रतिरोध R के सिरों पर तथा प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि आपने चित्र में देखा कि प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर VR, प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर VL है। मान लीजिए कि प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR है तथा प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL है। जैसा चित्र में था वैसा यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो आप इसमें देखेंगे कि हम पढ़ चुके कि जब प्रतिरोध परिपथ में अकेला लगा होता है, अकेला प्रतिरोध R लगा होता है, तो उस स्थिति में धारा और विभवांतर यानी वोल्टता के बीच यह समान कला में रहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा तथा विभवांतर समान कला में रहते हैं। जब प्रेरकत्व परिपथ में अकेला लगा होता है तो विभवांतर धारा से π/2 कला में आगे रहता है। विभवांतर धारा से कला में π/2 आगे रहता है। मान लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये W नहीं ओमेगा है, ओमेगा साइन ओमेगा टी है।
प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर VR है। प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर VR, कैपिटल V सफिक्स में कैपिटल R है। तो आगे इसमें आपका है कि प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर जब VR है तो उस स्थिति में V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। यहाँ ये पूरा होना चाहिए V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ये पूरा होना चाहिए। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ हमें लग रहा है। और उस तरह से तथा प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवांतर VL, यहाँ VL होना चाहिए। VL बराबर V0 साइन ओमेगा t प्लस π/2 है। इन तीनों मानों को जब सदिश आरेख रूप में प्रदर्शित करेंगे तो यह निम्न प्रकार से होगा। तो देखिए यह एक है, एक यह है, यानी ये V है, यह VL है। इसके पहले आपने I पढ़ा। इन मानों को जब फेज आरेख में प्रदर्शित करेंगे तो निम्न प्रकार से, यानी आगे आपको मिलेगा। यहाँ आपका फेज आरेख दिखाया गया है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस एक्सिस पर I है, इस पे V है और इस पे VL दिखाया गया है। और यहाँ V का मान VR प्लस VL के बराबर है। ये VR इस पर दिखाया गया है। ये फेज डायग्राम यानी वेक्टर डायग्राम है इसका LR परिपथ के लिए। इसके आगे पढ़ेंगे इसी का भाग कि यहाँ परिणामी V का मान निम्न प्रकार से है। इससे प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ आपका आया है, अभी आपको हमने फेज आरेख में दिखाया कि यहाँ V बराबर VR प्लस VL, V बराबर, ये देखिए V बराबर VR प्लस VL है। इसी से आप वहाँ लिखेंगे। यहाँ आपका है, देखिए इसमें आपका है कि V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, V स्क्वायर का मान, और यहाँ से V बराबर करड़ी में VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, और tan फाई या tan कोण का मान जो होगा ये VL अपान VR के बराबर होगा। ऐसा आप वेक्टर में सदिश में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपका है कि VR बराबर I इंटू कैपिटल R, VL बराबर I इंटू कैपिटल XL, ये VR का मान है और ये VL का मान है। परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा धारा का मान निम्नलिखित प्रकार से यहाँ लिख दिया गया। तो आया है V बराबर करड़ी में I इंटू R का होल स्क्वायर प्लस I इंटू XL होल स्क्वायर, I इंटू R का होल स्क्वायर प्लस I इंटू XL का होल स्क्वायर इन रूट, ये V का मान आया। इसके बाद आपका है कि I इक्वल V अपान करड़ी में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और यहाँ V अपान ये R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर को हम Z से निरूपित करते हैं। तो यहाँ से V अपान Z, ये I का मान आया। LR प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में हम कह सकते हैं कि यहाँ परिणामी विभवांतर भी धारा I से कला में आगे है। परिणामी विभवांतर भी धारा I से कला में आगे है क्योंकि I का मान V अपान Z के बराबर है। तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं। इसके आगे आपका है RC परिपथ। अब यहाँ आप पढ़ेंगे RC परिपथ, यानी ऐसा परिपथ जिसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R और संधारित्र C जुड़े हुए हों। यानी इसमें दिया गया है RC परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टा तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध तथा फेज आरेख। इसमें दिया है कि चित्रानुसार, चित्र आगे आपको मिलेगा, जब किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती स्रोत भी के साथ संधारित्र C तथा प्रतिरोध R जुड़ा हो तो इस प्रकार के परिपथ को RC परिपथ कहते हैं। यानी ऐसा परिपथ जिसमें संधारित्र C और प्रतिरोध R के साथ साथ प्रत्यावर्ती स्रोत भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो ऐसे परिपथ को हम RC परिपथ कहते हैं। इसके नियमों के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ आपको ये परिपथ दिखाया गया है। इस परिपथ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है,
यहाँ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा हुआ है और यहाँ संधारित्र सी लगा हुआ है। तो ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और यहाँ इसको जोड़ने के लिए एक कुंजी का उपयोग किया गया है। जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं इन दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो आगे देखें, इसका निगमन है कि इस परिपथ के लिए धारा तथा वोल्टता की कला में क्या संबंध होगा, इसकी गणना हम यहाँ करने वाले हैं। यानी इस परिपथ में धारा और वोल्टता के लिए क्या संबंध होगा, इसकी गणना हम करेंगे। नोट्स बनाते समय ऐसे पॉइंट्स को आपको नहीं लिखना है जो आपको सलाह के रूप में यहाँ दिया गया है या नोट किया गया है या लिख दिया गया है। जब स्विच SW को चालू करते हैं तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, जिससे प्रतिरोध तथा संधारित्र के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं प्रतिरोध और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात आप देखिए कि मान लीजिए कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR तथा संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC है। तब यदि परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता तो धारा तथा वोल्टता समान कला में होंगे, ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। यदि परिपथ में सिर्फ संधारित्र होता तो विभवांतर धारा से कला में π/2 पीछे होता, ऐसा हम पीछे अध्ययन कर चुके हैं। ये दोबारा आपको लिखने की नोट्स में आवश्यकता नहीं है। फिर आप यदि नोट कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए आपका है कि जब ये मान लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यहाँ W नहीं ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है, ओमेगा के स्थान पर W प्रिंटेड हो गया है। प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर VR बराबर V0 साइन ओमेगा टी उत्पन्न होता है तथा संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर VC बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। इन तीनों मानों को लेकर यदि इसे सदिश रूप में निरूपित किया जाए तो यह निम्न प्रकार से इसका ग्राफ प्राप्त होगा। यानी वेक्टर डायग्राम इसका इस तरह से प्राप्त होगा जैसा यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये करंट रेफरेंस फेज है और ये VC है, ये VR है और इधर आपका Z/I, यह E बराबर Z/I का लाइन प्राप्त हुई है। तो ये आपका वेक्टर डायग्राम ऑफ RC परिपथ, RC सर्किट। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि हल करने पर हमें धारती प्रतिघात का मान निम्नलिखित प्राप्त होता है। जब इसको हल करते हैं तो धारती प्रतिघात का मान ये प्राप्त होता है कि Z बराबर RC प्लस 1/j⍵C, या इसी को हम लिख सकते हैं करड़ी में R² प्लस 1/ω/C का होल स्क्वायर। ये ऐसा Z का मान प्राप्त होता है। RC परिपथ में विभवांतर माध्य मूल मान निम्न प्रकार से होगा। तो देखिए किस प्रकार से होगा। विभवांतर V बराबर I इंटू Z होता है। तो Z का मान जो आपका आया था पीछे वाले समीकरण में, यहाँ R² करड़ी में R² प्लस 1/ω/C होल स्क्वायर, ये मान Z के स्थान पर रख दिया गया। I गुणे में है तो V बराबर Z/I से ये आपको समीकरण प्राप्त हुआ है। ऊपर निरूपित किए गए सदिश डायग्राम को देखकर यह स्पष्ट होता है कि RC परिपथ में विभवांतर धारा से कला में पीछे है। विभवांतर जो है ये धारा से कला में पश्चगामी है। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि LC श्रेणी परिपथ, LC श्रेणी परिपथ। सबसे पहले आप आज पढ़े हैं कौन सा परिपथ। शुरुआत में आप RL परिपथ पढ़े, इसके बाद RC परिपथ पढ़े, अब यहाँ LC परिपथ पढ़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। इसमें जब दिए गए परिपथ में एक प्रेरकत्व L, प्रतिरोध R तथा संधारित्र C आपस में, प्रेरकत्व L, प्रतिरोध R तथा संधारित्र C आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हों तथा इन तीनों के साथ कोई प्रत्यावर्ती स्रोत
प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा हो तो इस प्रकार बने परिपथ को LCR परिपथ कहते हैं। तो हेडिंग में यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, ये LCR श्रेणी परिपथ होना चाहिए। हेडिंग यहाँ पे LCR श्रेणी परिपथ होना चाहिए, ऐसा यहाँ ये डिफिनीशन से निष्कर्ष निकल रहा है। क्योंकि L भी जुड़ रहा है, C भी जुड़ रहा है, R भी जुड़ रहा है, तो परिपथ LCR होगा और इसमें श्रेणी ही क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भी जुड़ रहा है तो LCR परिपथ होगा। आगे देखिए, यहाँ आपका है कि ये LCR परिपथ का परिपथ आरेख बनाया गया है और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रतिरोध R है जिसके सिरों के बीच विभवांतर VR, प्रेरकत्व L है जिसके सिरों के बीच विभवांतर VL और धारिता संधारित्र C है, धारिता यानी संधारित्र C है जिसके सिरों के बीच विभवांतर VC है। और यहाँ आपको ये दिख रहा है कि एक यहाँ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ा गया है जिसमें t समय में IT धारा IM sin ओमेगा t के अनुसार बह रही है। तो ये आपका जो है परिपथ आरेख है LCR परिपथ का, श्रेणी परिपथ का। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि तीनों LCR आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा एक प्रत्यावर्ती स्रोत भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, अतः यह LCR परिपथ है। यानी जो आपको पीछे परिपथ दिखाया गया वो LCR परिपथ है। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को चालू किया जाता, जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को ऑन करते हैं, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र इन तीनों के सिरों पर अलग अलग विभवांतर उत्पन्न हो जाते हैं। मान लीजिए ये क्रमशः VR, VL और VC जैसा हमने आपको चित्र में दिखाया, ये अलग अलग ये प्रतिरोध के, ये प्रेरकत्व के और ये संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हैं। मान लीजिए कि धारा I का मान I0 sin ओमेगा t है, तो I0 sin ओमेगा t है, तो इसी प्रकार से I बराबर I0 sin ओमेगा t और प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR बराबर V0 sin ओमेगा t, संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC बराबर V0 sin ओमेगा t माइनस π/2 है तथा प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL बराबर V0 sin ओमेगा t प्लस π/2 है। तो इसके पश्चात अकेले प्रतिरोध के लिए धारा तथा विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं। अकेले प्रेरकत्व के लिए धारा विभवांतर धारा से कला में π/2 अग्रगामी होता है। अकेले संधारित्र के लिए विभवांतर धारा से कला में π/2 पश्चगामी होता है। अतः तीनों के लिए अलग अलग फेज डायग्राम निम्न प्रकार से होगा। तो आगे आपको इन सभी के लिए अलग अलग फेज डायग्राम दिखाए जा रहे हैं। जैसा कि देखिए यहाँ तीनों के लिए अलग अलग फेज डायग्राम प्रस्तुत हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि तीनों के लिए ये आपका जो है केवल प्रेरकत्व के लिए, केवल प्रतिरोध के लिए, केवल प्रेरकत्व के लिए और केवल धारिता के लिए फेज डायग्राम दिखाया गया है। ये π/2 कला में अग्रगामी है, ये उसी दिशा में है, ये पश्चगामी है। ऐसा आपको चित्र में यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि तीनों के लिए एक साथ यहाँ देखिए डायग्राम को निम्न प्रकार से हम दिखा सकते हैं। यहाँ आपका ये RLC परिपथ के लिए फेज डायग्राम यहाँ है। RLC परिपथ के लिए फेज डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। ये दोनों आपको ये RLC परिपथ के लिए फेज डायग्राम है और इसी को हल करने के पश्चात यानी इसको हम माइनस करके यहाँ लिख दिए हैं कि VL माइनस VC हो जाएगा और इसका परिणामी VZ जो प्राप्त हो रहा है यह VL माइनस VC प्लस VR के बराबर इसका परिणामी है। अब यहाँ देखिए इसके लिए निगमन करते हैं तो ऐसा प्राप्त होता है कि निम्न फेज डायग्राम को हल करने पर अर्थात परिणामी मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। VS स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। ये VL माइनस VC चूँकि VL ऊपर की तरफ था, VC नीचे की तरफ था और VR इस तरफ था, तो ये VC जो है ये VL में से
जब घट जाएगा तो वो VL माइनस VC हुआ, और ये दोनों एक दूसरे से समकोण पर जुड़े हैं, इनका परिणामी इनके बीच से होकर जाएगा तो VS स्क्वायर का मान इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो इसका वर्ग VR का स्क्वायर और इसका वर्ग हो गया VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये इसका परिणामी VS स्क्वायर हुआ। तो यहाँ से VS का मान यही पूरा आपका करड़ी में यहाँ नीचे लिख दिया गया है। ऐसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि VS बराबर करड़ी में VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर है। इसके बाद आपका है कि ऊपर तीनों में कला के बारे में बता चुके हैं। इन तीनों को कला के साथ लिखकर इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। यह निम्न प्रकार से होगा, तो यहाँ आप देखिए VR का मान होगा IR साइन ओमेगा टी प्लस 0 अंश, IR साइन ओमेगा टी प्लस 0 अंश। VL का मान होगा IXL साइन ओमेगा टी प्लस 90 अंश, और VC का मान होगा IXC साइन ओमेगा टी माइनस 90 अंश। यहाँ एक ही दिशा में है तो कोण का मान 0 अंश। यहाँ ये L जो है, L R से अग्रगामी है π/2, तो कोण का मान 90 अंश प्लस में हुआ है। और यहाँ C जो है ये I से π/2 कला में पश्चगामी है, इसलिए माइनस 90 अंश के बराबर हुआ है। तीनों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान फेज वाले समीकरण में रखकर हल कर देंगे। तो जो अभी आपको पीछे इसका समीकरण आया था, परिणामी ये VS का मान, इसी में ये जो नीचे आपको समीकरण यहाँ दिख रहा है ये वाला, ये इसी पर करड़ी है नीचे, तो ये वाले समीकरण में मान रख देंगे। VR, VL और VC का मान रख कर आप वहाँ VS का मान प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इन तीनों का मान आप रखेंगे तो VR बराबर IR, VL बराबर IXL, VC बराबर IXC, ऐसा यहाँ आप VS वाले इसमें पुट करेंगे। तो पुट करने के पश्चात आपको प्राप्त होगा कि VS बराबर करड़ी में IR का स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर। VS बराबर I यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सभी से I को बाहर लेंगे तो I स्क्वायर यहाँ करड़ी के अंदर रहेगा, और करड़ी से बाहर निकालेंगे तो I निकलेगा। और यहाँ आपका आया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जिसको हम Z मान सकते हैं। तो यहाँ से VS बराबर I इंटू Z, वेयर Z बराबर यहाँ आपका है कि करड़ी में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ आप इसका भी परिणामी विभवांतर VS का मान प्राप्त किए। इसके पश्चात आपका है कि श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ, क्लास 12th की फिजिक्स के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। जब एक परिपथ में प्रेरकत्व L प्रतिरोध R संधारित्र C को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इस परिपथ को LCR परिपथ कहते हैं। ऐसा आपने पीछे भी पढ़ा, और इस टॉपिक को हमें लग रहा कि आप दोबारा पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा तेज़ी से पढ़ लेते हैं। जब इसमें एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाया जाता है तो इसमें विभवांतर तथा धारा के मध्य कलांतर प्राप्त होता है, और यह कलांतर प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात के कारण उत्पन्न हो जाता है। जब प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति में परिवर्तन किया जाता है तो इस परिवर्तन से प्रेरकी प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात में परिवर्तन होता है, और फलस्वरूप परिपथ में कलांतर में भी परिवर्तन आ जाता है। जब परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो प्रेरकी प्रतिघात L ओमेगा, यहाँ भी मिसप्रिंट हुआ है, ये L ओमेगा है, LW नहीं, में वृद्धि होती है तथा धारती प्रतिघात 1/C ओमेगा में कमी हो जाती है। इसी प्रकार जब जब परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता की आवृत्ति को कम किया जाता है तो प्रेरकी प्रतिघात L ओमेगा का मान कम हो जाता है तथा धारती प्रतिघात 1/C ओमेगा का मान बढ़ जाता है। और इसमें होता क्या है कि परिपथ में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब किसी आवृत्ति प्रेरकी प्रतिघात L ओमेगा का मान तथा
धारिती प्रतिघात 1/c ओमेगा का मान बराबर हो जाता है तो वोल्टता तथा धारा दोनों समान कला में आ जाते हैं, अर्थात कलांतर शून्य हो जाता है। इस स्थिति को ही LCR अनुनादी परिपथ कहते हैं। थोड़ा डिटेल में आपको ये बताया गया है। फिलहाल आप यदि थोड़े फ्रेश माइंड से इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा कि श्रेणी LCR अनुनाद की स्थिति में यह होता है XL बराबर XC, और XL बराबर XC तो XL माइनस XC बराबर 0 होगा, जैसा कि यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। चूँकि अनुनाद की स्थिति में दोनों प्रतिघात बराबर हो जाते हैं, अतः XL माइनस XC बराबर 0, इसलिए परिपथ में परिणामी प्रतिघात शून्य हो जाता है। अतः संधारित्र तथा प्रेरकत्व शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करते हैं, जैसा कि आपको आगे चित्र में मिलेगा, अर्थात दोनों शून्य प्रतिरोध की तरह कार्य करते हैं। और ये भाग आपको आगे चित्र में मिलेगा, जहां हम आपको इसकी स्थिति के बारे में बताएंगे। हाँ, इसी में बैंड चौड़ाई वाले में ही आपको चित्र में यहाँ मिलेगा। ये देखिए, यहाँ ये आपका डायग्राम बना हुआ है और इसी में आपका वह दिखाया गया है। यहाँ देखिए, श्रेणी अनुनाद परिपथ की बैंड चौड़ाई, जिसमें आप देख रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ में दो आवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनके मध्य शक्ति क्षय का मान कुल शक्ति क्षय का आधा होता है। इन आवृत्तियों को अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं। यानी LCR अनुनादी परिपथ जो होता है, इसमें दो आवृत्तियां इस प्रकार की होती हैं कि जिनके मध्य शक्ति क्षय का मान कुल शक्ति क्षय का आधा हो जाता है। इन आवृत्तियों को अर्ध शक्ति क्षय आवृत्ति कहते हैं तथा इन दोनों आवृत्तियों के अंतर को श्रेणी अनुनादी परिपथ की बैंड चौड़ाई कहते हैं तथा इन दोनों आवृत्तियों के अंतर को श्रेणी अनुनादी परिपथ की बैंड चौड़ाई कहते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए दो आवृत्तियां F1 F2 ऐसी दो आवृत्तियां हैं जिनके मध्य शक्ति क्षय का मान कुल परिपथ में कुल क्षय का आधा होता है। अतः F1 तथा F2 को अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं तथा F1 और F2 के अंतर को श्रेणी अनुनाद परिपथ की बैंड चौड़ाई कहते हैं। इस प्रकार से बैंड चौड़ाई बराबर F2 माइनस F1। अब आगे देखिए, इसमें आपको दिखाया गया है उसका डायग्राम। इसमें डायग्राम में आपको कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। अपर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे धारा को दिखाया गया है, जिसमें आई मैक्सिमम और आई का मान 0.707 पर दिखाया गया है और ये आई बराबर V/R के अनुसार ये फेज डायग्राम बनाया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि श्रेणी अनुनाद परिपथ में बैंड चौड़ाई ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र आपका है B ओमेगा बराबर FR/Q, FH माइनस FL बराबर R/L। ये रेड्स और R/2πL हर्ट्ज, ये रेडियन में है और ये हर्ट्ज में आपका मान दिखाया गया है। इसके बाद है अर्ध शक्ति बिंदु की आवृत्तियों के लिए फिजिक्स क्लास 12 के लिए यहाँ आरेख बनाया गया है, जिसमें तीन फ्रीक्वेंसियाँ F1, F2 और F0 का प्रयोग किया गया है। एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को और वाई एक्सिस पे धारा को दिखाया गया है, जैसे यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो अर्ध शक्ति बिंदु के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप देखिए कि श्रेणी LCR परिपथ के लिए जब आवृत्ति F में परिवर्तन किया जाता है तो उसके अनुसार परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन आता है। जब हम परिवर्तनशील आवृत्ति F तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो यह चित्र के अनुसार प्राप्त होता है, जैसा आपको पीछे दिखाया गया। LCR परिपथ जब अनुनाद की स्थिति में होता है, उस स्थिति में धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है, जहां I मैक्सिमम लिखा गया है। यह परिपथ की अनुनादी आवृत्ति F0 है।
यह अनुनादी आवृत्ति F0 पर धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है, जिसे ग्राफ में I मैक्सिमम से व्यक्त किया गया है। इस स्थिति में परिपथ में शक्ति क्षय का मान भी अधिकतम होगा, जिसका मान I² मैक्सिमम R होगा। LCR परिपथ में अनुनादी स्थिति से पूर्व की आवृत्ति F1 तथा बाद की आवृत्ति F2 को परिपथ में प्रदर्शित किया गया है। F2 पर परिपथ में शक्ति क्षय का मान आधा रहता है, जैसा कि आपको आगे ग्राफ में दिखाया गया था। इन दोनों आवृत्ति बिंदुओं F1 F2 को अर्ध शक्ति बिंदु या आवृत्तियां कहते हैं। अर्ध शक्ति आवृत्तियां या अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। परिभाषा है कि LCR अनुनादी परिपथ में ऐसे बिंदु या आवृत्तियां जिन पर शक्ति क्षय का मान इसके अधिकतम मान से आधा रह जाए, उन बिंदुओं या आवृत्तियों को अर्ध शक्ति बिंदु या अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं। इसका सूत्र आपको दिया गया है, P = V²/R या V = IR रख देंगे तो P = I² R प्राप्त होगा। यहाँ पे V और R, V या R ये बराबर होंगे 70.71 यानी 70.71% ऑफ मैक्सिमम R 0.7017 मैक्सिमम। यदि R = 1 तो P का मान ये आपको आगे यहाँ दिखाया गया है कि 0.7071 × V/1 पूरे का वर्ग है, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.7071 × I² × 1। तो P का मान आएगा 0.5 वोल्ट या 0.5 I। ऐसा आप देख पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने प्रत्यावर्ती धारा के काफ़ी लंबे पार्ट्स को पढ़े। इस प्रकार के प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।